अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड को पढ़ा था। ठीक है, आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा कंप्लीट करना है तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो हमने देखा था दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं जिसको। तो आपने देखा था कि जो मोहम्मद गोरी थे उनकी डेथ के बाद उनका जो लॉयल स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो थ्रोन में आ गया, मीन्स ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ओके, वो शुरू में काफ़ी सारी दिक्कतों उसे झेलनी पड़ी, मतलब काफ़ी सारी दिक्कत झेलनी पड़ी, बट सम हाउ स्टैब्लिश्ड हिज पावर इन इंडिया। ओके, सो ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीनार, जिसको आज कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट ही डाइड एंड हिज सन इन लॉ जिसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने उस मीनार को कंप्लीट किया। ठीक है, एंड ऑल्सो इल्तुतमिश is known as the founder of the slave dynasty. Why? Because he conquered many territories in India and made them the part of Delhi. मतलब उसने बहुत सारी टेरिटरीज, बहुत सारे राज्यों को जीता और दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनाया। ठीक है, इसीलिए उसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता बिकॉज उन्होंने सिर्फ स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, उसको एक्सटेंड नहीं किया था। ठीक है ना, आफ्टर गौरी उनको सीधे राज्य मिल गया था। ठीक है ना, उन्होंने कुछ किया नहीं था, एक्सटेंड नहीं किया था राज्य को। सो इल्तुतमिश वाज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसकी डॉटर रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन, मतलब वो राज्य गद्दी पर बैठी। एंड रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर, पहली फीमेल रूलर थी जिनको सुल्ताना भी कहा जाता था। ठीक है, एंड रजिया वॉज वेरी इफिशियंट रूलर। ठीक है, वो आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी कोर्ट में, ऐसा कहा जाता है। और रजिया वॉज मोर कैपेबल एंड इफिशियंट देन हर ब्रदर्स, अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल और इफिशियंट थी। बट औरत होने के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था जो अमीर उमराव थे वो रजिया को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उनके राज्य को ख़त्म कर दिया गया उनकी डेथ के बाद। ठीक है, एक कंप्लीट डिसऑर्डर था पूरे सल्तनत में फॉर 6 ईयर्स। एंड एट द एंड अमीर्स एंथ्रोड नज़ीरुद्दीन, नज़ीरुद्दीन को एंथ्रोन कर दिया गया, मतलब राजगद्दी सौंप दी गई। ठीक है, जो इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है ना, सो उसने 21 साल तक राज किया। उसके बाद गियाजुद्दीन, जो नज़ीरुद्दीन का वजीर था 20 सालों के लिए, है ना, आफ्टर नज़ीरुद्दीन डेथ ही बिकेम द रूलर एंड रूल्ड दिल्ली फॉर 22 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद उसके जो डिसेंडेंट्स, मतलब उसके जो आप कह सकते हो बाद के राजा थे या वंशज थे, दे वर वीक, है ना, वो स्ट्रांग नहीं थे। सो खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश देयर रूल इन दिल्ली। तो खिलजी में सबसे पहले हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, उसने एंड किया स्लेव डायनेस्टी को और खिलजी डायनेस्टी को दिल्ली में ले आया, मतलब ही बिकेम द रूलर आफ्टर डिफीटिंग लाइक द डिसेंडेंट्स ऑफ गियासुद्दीन। ठीक है ना, बलबान जिसको कहा जाता था। तो यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई और स्लेव डायनेस्टी का एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो उसके बाद हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी हुआ वाज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, मतलब जो भतीजा भी था और दामाद भी था। मतलब जलालुद्दीन का भतीजा जिसने जलालुद्दीन की बेटी से शादी की और उसका दामाद बन गया, उसने जलालुद्दीन का कत्ल किया या फिर उसको मार करके दिल्ली की गद्दी में बैठा। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, एम्बिशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर और डिटर्मिनेशन था सक्सेस पाने के लिए। ठीक है ना, ही वॉज वेरी एम्बिशियस रूलर। और उसने उमराज और उलेमाज, ठीक है ना, जो मुस्लिम्स के पंडित या फिर जो सर्वज्ञाता बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, उनके इंटरफेरेंस को कंट्रोल करता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे। और प्राइजेस के, मतलब जो कमोडिटीज़ है, ठीक है ना, उनके प्राइस को कंट्रोल करता था कि कोई भी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। और जो बहुत ही फेमस पोएट थे अमीर खुसरो, ठीक है ना, वो भी अ, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। ठीक है ना, मतलब उसकी शान बढ़ाई थी, वहाँ पे थे वो, ही वॉज द पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद कंप्लीट डिसऑर्डर था खिलजी डायनेस्टी में। ठीक है ना, जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। तो तुगलक डायनेस्टी में हमने देखा था कि गियाजुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, गियाजुद्दीन तुगलक
ने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ। ठीक है, और डाक चौकी मतलब जो पोस्टल सर्विसेज थी वो भी गियाजुद्दीन तुगलक के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आफ्टर गियाजुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान और ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, तो उसने तुगलक डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर था मोहम्मद तुगलक। ओके, सो मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था, उसके कई सारे डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया था। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना की गई थी। ठीक है, उनमें से कौन कौन से डिसीजन थे? पहला डिसीजन ये था कि जो आपने कैपिटल दिल्ली को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया, इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इसके अलावा जो आपने कॉपर की करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर सिल्वर की जगह इसने कॉपर की जो करेंसी इंट्रोड्यूस कराया था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। एंड ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रीन मतलब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम टेंजायर। ठीक है ना, टेंजायर मैंने आपको बताया था अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, उसका एक छोटा सा शहर है टेंजायर। टेंजायर से आया था इब्न बतूता। ठीक है ना, ही इज़ ऑल्सो रिटन अबाउट सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है। एंड ही इज़ क्रिटिसाइज द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन and written that Muhammad Shah's rule was amalgamation of both good and bad administrative policies। ठीक है, मतलब अच्छे और बुरे दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का एमलगेमेशन था, मतलब मिश्रण था, है ना, मतलब दोनों ही चीज़ मौजूद थी। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसके बाद हम देखेंगे द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। ठीक है ना, तो एक रिवीजन था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। अब हम देखेंगे द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर को। तो विजयनगर इज लाइक साउथ इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड्स देयर वर अटेम्प्ट्स टू स्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, जब ये सल्तनत पीरियड चल रहा था, जब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक लोग थे, तब भी कोशिश की गई थी कि साउथ इंडिया में भी हम अपना एम्पायर एक्सटेंड करें, क्योंकि हमने अभी तक जो भी हिस्ट्री पढ़ी वो नॉर्थ इंडिया के बारे में थी। मतलब सब लोग नॉर्थ इंडिया में ही, है ना, ऊपर पूरा रूल कर रहे थे। सो देयर वर सम अटेम्प्ट्स टू स्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया ऑल्सो, and Alauddin Khilji was the first ruler to launch an attack. He carried away enormous wealth from देवगिरी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने साउथ में अटैक किया और देवगिरी से बहुत ही सारा धन दौलत सब लूट करके ले गया। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी है, आपने कई सारी मूवीज़ अगर देखी हैं तो उनमें से एक पद्मावती मूवी है, उसमें दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ही वेंट टू देवगिरी और देवगिरी से बहुत सारा खजाना लूट करके आता है। सो ही वॉज द फर्स्ट हु अटैक इन द साउथ इंडिया। सब्सिक्वेंटली मलिक कफूर डिस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वारंगल। और मलिक कफूर का भी एक रोल है। ही वॉज वेरी लॉयल, ठीक है, वेरी लॉयल स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आप कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही वफादार गुलाम था मलिक कफूर। तो इसने वारंगल को डिस्ट्रॉय किया और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को पूरा लूट लिया। ओके, द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक मतलब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे साउथ इंडिया की कंडीशन और भी बिगड़ी। बिकॉज ऊपर ही मैंने बताया था कि जो कैपिटल था दिल्ली उसको उसने शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे, थोड़ा सा साउथ इंडिया साइड ले आया था ना, दौलताबाद जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो दौलताबाद में उसने कैपिटल शिफ्ट किया था, मतलब साउथ साइड कैपिटल ले आया था। तो मतलब जो साउथ इंडिया कंडीशन थी वो और भी काफ़ी ख़राब हुई थी ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक टाइम। ओके, साइमल्टेनियसली द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड बहमानी सल्तनत वर ऑल्सो स्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। तो उसी टाइम जब ये सब हो रहा था साइमल्टेनियसली, उसी दौरान हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड बहमानी, विजयनगर और बहमानी के जो हिंदू एम्पायर थे वो भी स्टैब्लिश हो गए थे साउथ इंडिया में उस टाइम पे। ठीक है, सो आफ्टर द डिफीट ऑफ रूलर ऑफ वारंगल द टू ब्रदर्स ऑफ जादव क्लैन, ठीक है, जब वारंगल को पूरा डिफीट कर दिया मलिक कफूर ने, खराब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। सो द आफ्टर द डिफीट ऑफ वारंगल जो दो ब्रदर थे ऑफ जादव क्लेन के जो दो ब्रदर थे हरिहरा एंड बुक्का, दे स्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम। उन्होंने स्टैब्लिश किया किसको, विजयनगर किंगडम, अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यारान्या। ठीक है ना, स्वामी विद्यारान्या जो थे इनके अंडर, इनके इंस्पिरेशन के अंडर उन्होंने विजयनगर किंगडम को स्टैब्लिश किया, मतलब विजयनगर किंगडम को बनाया।
ठीक है। द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336 सीई। ठीक है, तो ये जो विजयनगर किंगडम था ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? इन द साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ठीक है ना, साउथ ऑफ, या फिर आप कह सकते हो इन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब इस तुंगभद्र नदी के जस्ट बगल में, या फिर इसी नदी के एकदम जस्ट नीचे। ठीक है ना, आपने विजयनगर किंगडम को स्टैब्लिश किया था इन 1336 सी, या फिर आप कह सकते हो 1336 सीई। ओके, विथ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years, मतलब 8 सालों के अंदर, द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी। सो जो रिवर तुंगभद्रा थी, यहाँ से कन्याकुमारी तक, है ना, इन्होंने जो इनका एम्पायर है विजयनगर, इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स विथ इन 8 years दिस किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज एक्सटेंडेड टू कन्याकुमारी, मतलब काफ़ी दूर तक, है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब पूरे साउथ इंडिया को लगभग लगभग कवर कर लिया। सो बुक्का असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा। हरिहरा की डेथ के बाद जो बुक्का थे, उन्होंने क्या किया, थ्रोन को असेंड कर दिया, मतलब इकलौते अकेले राजा बन गए और राजगद्दी संभाल ली। हिज डिसेंडेंट्स बीइंग वीक, अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर। देखो अब यहाँ पे अगेन सेम चीज़ हो गई कि इन दोनों ने तो विजयनगर स्टेट को स्टैब्लिश किया, 8 सालों में तुंगभद्र रिवर से कन्याकुमारी तक लेकर आए, बट हिज डिसेंडेंट्स, ठीक है, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है उनके वंशज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फादर इज हैविंग अ बिजनेस, आपके पापा का बहुत बड़ा व्यापार है, बट आप उनके वंशज हो, आफ्टर योर फादर यू विल गेट द ओनरशिप ऑफ दैट बिजनेस, राइट? एंड इफ़ यू आर वीक, आप होशियार नहीं हो, आप कमज़ोर हो, आप उस बिज़नेस को एक्सटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, तो बिज़नेस क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा, या फिर एंड हो सकता है। तो यहाँ राज्य में भी ऐसा होता था कि जो उनके डिसेंडेंट्स थे, दे वर वीक, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग। तो एक नए डायनेस्टी की शुरुआत हो गई, मतलब कोई दूसरा राजा आएगा, वो अटैक करेगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है तो आप अपने राज्य को बचा नहीं सकोगे। ठीक है, तो आफ्टर देम देयर डिसेंडेंट्स, मतलब उनके वंशज वीक थे, और एक नए डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ठीक है ना, सो यहाँ से देखते हैं न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, तो किसकी कौन सी डायनेस्टी पावर में आई? जो डायनेस्टी पावर में आई उनके एक ये जो फोटो में आप देख सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग रूलर के बारे में ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि ही वॉज द मेन। सो सो हेयर इट इज़ गिवन कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय, कृष्ण देवा राय दिखा है, बट इसको पढ़ेंगे कृष्णदेव राय। सो कृष्णदेव राय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है ना, इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय's rule flourished in South India. He had good relations with the Europeans and was a lover of art and literature. Okay, सो जो कृष्णदेव राय के रूल था वो पूरा फ्लरिश, पूरा साउथ इंडिया में फैला हुआ था, एंड ही हैड गुड रिलेशनशिप विद द यूरोपियंस, मतलब यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के जो भी ट्रैवलर आते थे या फिर जो ट्रेडर्स आते थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही अच्छे संबंध थे। एंड ही वॉज द लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट और लिटरेचर के बहुत ही प्रेमी थे ये। ही कंस्ट्रक्टेड द कैनाल्स इन साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एन इंजीनियर कॉल्ड योमके। ठीक है ना, एक इंजीनियर था जिसका नाम था योमके, उसकी मदद से इसने बहुत सारे कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए थे साउथ इंडिया में। फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएटेड इट्स ग्रैंड्योर। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड्योर वर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ग्रैंड्योर इज समथिंग लाइक इम्प्रेसिवनेस, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ के अपीयरेंस या फिर स्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड्योर। ओके, मतलब किसी चीज़ का स्टाइल या अपीयरेंस, है ना, मतलब स्पेशली मैं कह रहा हूँ, अपीयरेंस और स्टाइल या उसकी कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड्योर। सो इट वाज उसका जो स्टाइल था, अपीयरेंस था, जो भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, टेम्पल्स या फिर फोर्ट, तो इतना आकर्षक था, है ना, जिसको अप्रिशिएट किया था कि इन्होंने, जो बाहर से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। तो यहाँ देखो लिखा है फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएटेड इट्स
grandeur. Okay, there were grand temples and forts in the kingdom. तो बहुत ही बड़े बड़े temples और forts मतलब किले थे इस kingdom में. This glorious state was destroyed in the battle of Talikota. ओके, तो कितना भी अच्छा एम्पायर हो, अगर आपके पास अच्छी आर्मी नहीं है, आप कैपेबल नहीं हैं, या फिर आप बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकते, तो आपने कितना भी कंस्ट्रक्टिव वर्क किया हो, आप अगर किसी बैटल में हारोगे तो आपका स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वही इनके साथ हुआ. सो दिस ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉयड. ये जो ग्लोरियस स्टेट इन्होंने जो इतना सारा लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया था, इतनी सुंदरता हर चीज़ बनाई थी, वो डिस्ट्रॉय हो गया इसमें बैटल ऑफ टालीकोटा में. ओके, तो यहाँ पे इनका रूल ख़त्म हो गया. इसके बाद हम बात करेंगे बहमानी सल्तनत की. ओके, द बहमानी सल्तनत. ओके, सो द अमीर्स इन द डेक्कन रिबेल्ड. ठीक है, अमीर्स जो डेक्कन में थे उन्होंने रिबेल कर दिया. रिबेल का मतलब होता है एक तरीके से विद्रोह कर दिया. ठीक है, तो द अमीर्स इन द डेक्कन रिबेल्ड. हसन, वन ऑफ द इफिशिएंट अमीर्स, बिकेम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमानी सल्तनत देयर. ठीक है, तो जो हसन था उनमें से सबसे ज़्यादा इफिशिएंट अमीर्स. ठीक है, अब अमीर्स कौन थे? उस समय के जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते थे, रईस, जिनके पास काफ़ी पैसा है, बिजनेसमैन टाइप के. ठीक है, उनको बोलते थे द अमीर्स. ठीक है ना, अमीर्स, उमराउस. एंड उमराउस आर लाइक जो बहुत ही ज्ञानी पंडित होते हैं ना, जो द पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, उनको अमीर्स एंड उमराउस बोला जाता था. ठीक है, सो द अमीर्स इन द डेक्कन रिबेल्ड. है ना, रिबेल मतलब विद्रोह कर दिया. ठीक है, मतलब हम राजा से सहमत नहीं, हम नहीं चाहते इनका राज चले, विद्रोह किया. तो उनमें से जो सबसे ताकतवर, ठीक है ना, या फिर सबसे ज़्यादा रईस और ज़्यादा इफिशिएंट अमीर था, जिसका नाम था हसन, ही बिकेम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमानी सल्तनत देयर. नाउ Mahmud Gawan was the capable minister and an efficient administrator of the Bahmani Sultanate. ठीक है, बहमानी सल्तनत एक बनी जिसमें मोहम्मद गवान, ठीक है ना, ये महमूद गवान, सॉरी मोहम्मद नहीं, महमूद गवान, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो महमूद गवान वॉज अ कैपेबल मिनिस्टर, बहुत ही काबिल मिनिस्टर था, एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बहमानी सल्तनत. ओके, He won many territories and extended the boundaries of the Bahmani kingdom. जो बहमानी किंगडम थे उसके लिए बहुत सारी टेरिटरीज को जीता और उसकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया, मतलब राज्य को बढ़ाया काफ़ी. द पावर ऑफ बहमानी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ. इसकी डेथ के बाद, मतलब जो हसन थे या फिर महमूद गवान थे जो कैपेबल मिनिस्टर थे, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो सल्तनत था, जो राज्य था, वो वीक हो गया. ठीक है, सो देयर वर फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विजयनगर एंड बहमानी किंगडम्स. तो इसके बाद फ्रीक्वेंटली, मतलब हर कुछ कुछ समय के बाद कन्फ्लिक्ट होता था, मतलब लड़ाई झगड़े होते थे किन दो किंगडम के बीच में, बहमानी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में. ठीक है, तो जैसा हमने कि पढ़ा कि आफ्टर हसन एंड महमूद गवान, इनकी डेथ के बाद, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, कृष्णदेव राय. ठीक है, कृष्णदेव राय के बाद, डेथ के बाद, जो इनके डिसेंडेंट थे देवर वीक, वो कमज़ोर थे. ठीक है, तो कमज़ोर थे तो छोटे छोटे राज्य थे इनके पास, और दोनों वीक थे, तो दो वीक लोग थोड़ा थोड़ा लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, पर कोई जीतता नहीं था, बिकॉज कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था. सो देयर वर फ्रीक्वेंट conflicts between the Vijayanagar and Bahmani kingdoms. Or after the downfall of the Bahmani Sultanate, many of his provinces became independent. मतलब जब बहमानी सल्तनत नहीं संभला वहाँ के राज्य से, तो एक डाउनफॉल हुआ, और उसके बहुत सारे प्रोविंसेस, मतलब उनके छोटे छोटे जो एक राज्य के अंदर होते हैं ना, छोटे छोटे, आप कह सकते हो छोटे छोटे जो राजा होते हैं, या फिर आप कह सकते हो एक स्टेट के अंदर जैसे छोटी छोटी जिले तालुका होती ना, तो छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे, इलाके थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब आज़ाद हो गए, वो खुद को इंडिपेंडेंट मान लिया, मतलब हम किसी एक बड़े राजा के अधीन नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, है ना, हमारी खुद की सब पॉलिसी होंगी, हम अपना राज खुद चलाएंगे. सो अमोंग दीज द 5 प्रोविंसेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार एंड बीदार बिकेम स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स. तो ये छोटे छोटे राज्य बन गए, 5 प्रोविंसेस बटे, जिसमें से बीजापुर, अहमदनगर,
गोलकोंडा, बेरार एंड बीदार ये बन गए इंडिपेंडेंट किंगडम्स। मतलब एक जो थोड़ा बड़ा राज्य था, ठीक है ना, उसको छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बांट दिया गया। और ये सारे आपको ऑब्वियसली छोटे हैं, मतलब कमज़ोर होंगे। तो अगर अब कोई बड़े राज्य का है ना, कोई बड़ा राजा या कोई बड़ा रूलर अब इन पे अटैक करेगा तो ये सब हार जाएंगे और वो सब उसके अंदर में जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का भी एंड हुआ। अब कैसे एंड हुआ दिल्ली सल्तनत का ये हम देखते हैं। तो आपने अभी तक देखा होगा कि ये अलग अलग रूलर आते गए, ठीक है, और राज बँटते गए, और इसके बाद इनके जो डिसेंडेंट थे, मतलब इनके जो वंशज थे, वो कमज़ोर होते गए, जिसकी वजह से वो अपने राज्य को कंटिन्यू अच्छे से चला नहीं पाए और छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बट गए, है ना। इसी के बाद कोई अगर बाहर बाहर से कोई स्ट्रांग राजा, बाहर से कोई बड़ा अटैकर अटैक करेगा तो वो पूरे एरिया को जीत लेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे किंगडम है ना, छोटे छोटे राज्य एक बड़े आर्मी से लड़ नहीं सकते, और ये सब हार जाएंगे और फिर सब कुछ एक किसी राज्य के अंडर में चला जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है यूनिटी में अगर आप रहोगे तो सही रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में अगर पूरा इंडिया यूनाइट है ना, हम सब एक दूसरे को इंडियंस मान रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर हम छोटे छोटे स्टेट्स में या जाति प्रथा में बढ़ जाएंगे तो फिर हम वीक हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी कोई बाहर की कंट्री हम पे रूल कर सकती है। सो एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का एंड कैसे हो वो हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद, इसके पहले एक थिंक करके क्वेश्चन था कि वाई इज विजयनगर कंसीडर्ड एज एन एम्पायर। तो एक एम्पायर क्यों कंसीडर किया गया, हमने देखा था अभी कि विजयनगर को, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, तुंगभद्रा रिवर के किनारे, है ना, तुंगभद्रा रिवर के साउथ में, जस्ट नीचे, ठीक है। और फिर वो एक्सटेंड हो गया था कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तो आप कह सकते हो कि ये एक एम्पायर इसलिए कंसिडर किया गया था बिकॉज इसको स्टैब्लिश किया गया था तुंगभद्रा रिवर के साउथ में, एंड विद इन 8 ईयर्स ये पूरा कन्याकुमारी तक, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ में एक्सटेंड कर गया, ठीक है। दैट्स व्हाई इट वाज कंसिडर्ड एज एन एम्पायर। अब इसके बाद हम देखते हैं एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत कैसे हुआ। सो हेयर इट इज़, फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। तो हमने तुगलक डायनेस्टी पढ़ी थी, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में चल रही थी तुगलक डायनेस्टी। तो मोहम्मद तुगलक तक हमने पढ़ लिया था कि मोहम्मद तुगलक एम्पायर में आ गए थे, ठीक है ना। उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए जिनको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। दिल्ली से कैपिटल को उठा करके वो कहाँ ले आए थे, दौलताबाद ले आए थे, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो आफ्टर हिज डेथ फिरोज शाह तुगलक ascended द थ्रोन, ठीक है। हाउएवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत बिगेन टू वीकन। मतलब मोहम्मद तुगलक के बाद से ही, है ना, जो दिल्ली सल्तनत था वो भी बहुत कमज़ोर पड़ने लगा। मतलब साउथ में तो हमने देख लिया, है ना, जो हिंदू किंगडम थे वो भी सारे वीक हो गए, छोटे छोटे प्रोविंसेस में बट गए, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। और दिल्ली जो स्ट्रॉन्ग किंगडम था, ठीक है ना, जहाँ से एंट्रेंस होता है, अगर आप देखोगे तो दिल्ली के बाद से ही, है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया जाता है। मतलब इंडिया का सेंटर दिल्ली हुआ करता था। तो अगर सेंटर कैपिटल ही वीक हो जाएगा तो कोई भी बाहर से आक्रमण करके दिल्ली पे रूल कर सकता है और इंडिया पे रूल कर सकता है, बिकॉज एंट्रेंस ही वही है। ओके, सो from the Firoz Shah Tughlaq time only, the region of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion of and plunder of Delhi by Timur, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने देखा however from that time onwards the Delhi Sultanate began to weaken, ठीक है। तो मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक ascended the throne after मोहम्मद तुगलक, मतलब मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बने, ठीक है। हाउएवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत बिगन टू वीकन, मतलब उसी टाइम से दिल्ली सल्तनत क्या हो गई, कमज़ोर पड़ने लगी। ओके, द रीजन ऑफ द तुगलक या फिर द रीन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेजन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तिमूर। मतलब तुगलक के टाइम से ही, ठीक है ना, हमने ये देखा कि इन्वेजन शुरू हो गया, मतलब बाहरी आक्रमण शुरू हो गया बाहर से, तिमूर का अटैक शुरू हो गया, ठीक है ना। दिल्ली में तिमूर का इन्वेजन मतलब अटैक करना और दिल्ली के कुछ कुछ एरिया को अपने कब्जे में लेना शुरू हो गया। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ द केओस एंड स्टैब्लिश्ड द सैयद डायनेस्टी। तो देखो जब ये सब झगड़ा हो रहा था, है ना, तुगलक डायनेस्टी वीक हो गई फिरोज शाह तुगलक के टाइम, और दिल्ली पे इन्वेजन होने लगा तिमूर का, तो जो गवर्नर था लाहौर का,
ठीक है ना। द गवर्नर ऑफ लाहौर कौन था? खिजरा खान। तो लाहौर का जो गवर्नर था खिजरा खान, उसने क्या किया? ही टुक एडवांटेज ऑफ द केओस। तो केओस क्या था? केओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर या कंफ्यूजन। कहीं पे बहुत ही मतलब अफरा तफरी मची हो या पूरा डिसऑर्डर हो, कुछ नहीं पता कि किसके अंडर पे क्या काम है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केओस। ठीक है, कोई चीज़ प्रॉपरली मैनेज ना होना, है ना, डिसऑर्डर रहना, उसको बोलते हैं केओस। तो खिजरा खान ने एडवांटेज ले लिया, मतलब फ़ायदा उठाया इस केओस का, एंड स्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। तो दिल्ली में अटैक करके सैयद डायनेस्टी को अपने, मतलब सैयद डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। कहाँ? दिल्ली में। मतलब दिल्ली में अब सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई या इसका शासन हो गया। द अथॉरिटी ऑफ दी सुल्तान्स वर लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली, है ना। तो इन सुल्तान, अब ये छोटे छोटे फिर से राज बटने लगे, तो इन सुल्तान जो थे, मतलब ये जो सुल्तान थे, ठीक है, मतलब सैयद डायनेस्टी के जो थे, सो इनकी अथॉरिटी जो थी, द अथॉरिटी ऑफ दीज सुल्तान्स वॉज लिमिटेड टू रीजन अराउंड दिल्ली। ठीक है, मतलब इसके पहले जितने राजाओं के बारे में उन्होंने पढ़ा, ठीक है, जितने सुल्तान्स के बारे में पढ़ा, उन्होंने कैपिटल तो दिल्ली को रखा था, बट ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट बिग पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया उनके कंट्रोल में होता था। बट आफ्टर तुगलक डायनेस्टी, है ना, ये जो सैयद डायनेस्टी आई, इनके पास सिर्फ दिल्ली का छोटा सा रीजन इनके कंट्रोल में रहने लगा ना, बाकी छोटे छोटे राज सारे बट गए। ओके, सो इन 1451 सी द अफगान लीडर सरदार बहलोल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। ठीक है, तो जब इनके पास छोटा सा राज था दिल्ली के आसपास, तो जो अफगान का लीडर थे, ठीक है ना, या सरदार, क्या नाम था? बहलोल, स्टैब्लिश द रूल ऑफ द लोधी डायनेस्टी। इन्होंने लोधी डायनेस्टी स्टैब्लिश की दिल्ली में। मतलब दिल्ली में कंटिन्यूसली 13 सेंचुरी से अटैक पे अटैक हो रहे थे, है ना, और 1451 मतलब 15 सेंचुरी तक रूलर्स बदलते जा रहे थे। बस फर्क ये हो गया था, पहले बड़ी टेरिटरी में रूलर होते थे, मतलब नॉर्थ इंडिया का काफ़ी सारा पार्ट होता था। अब छोटे छोटे राज बंटने लगे, जिससे पूरा दिल्ली वीक हो गया। ठीक है ना, और सबकी नज़र दिल्ली में थी कि दिल्ली पे रूल करना है। सो बहलोल एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। हिज सन सिकंदर लोधी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर दिस। ठीक है ना, सिकंदर लोधी ने इसके बाद थ्रोन को असेंड किया। थ्रो सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर, ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, सिकंदर लोधी ने इसके बाद थ्रोन असेंड किया, मतलब राज्य संभाला। दो दो हिटैस, मतलब उसके पास अच्छे रूलर बनने की क्वालिटीज तो थी, बट रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था। मतलब रिलीजियस, मतलब रिलीजन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो रिलीजन के जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको टॉलरेट, उनको फॉलो करने की क्षमता नहीं थी उसके पास, है ना। वो उतना टॉलरेट नहीं कर पाता था कि अरे ये क्यों फॉलो करना, ये रिचुअल्स क्यों फॉलो करने, ठीक है। तो ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। सो अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगेन आफ्टर हिज डेथ, इन विच इब्राहिम लोधी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो सिकंदर लोधी की जब डेथ हुई, तो स्ट्रगल चालू हुआ थ्रोन के लिए, जिसमें इब्राहिम लोधी ने अपने बड़े भाई, है ना, मतलब दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, है ना, सिकंदर लोधी की डेथ के बाद। तो इस झगड़े में इब्राहिम लोधी ने अपने बड़े भाई को हरा दिया एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। तो लोधी डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर, है ना, सिकंदर लोधी के बाद कौन बना? इब्राहिम लोधी। ठीक है, द अमीर्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड। ठीक है, तो अगेन अमीर्स, जो बड़े लोग थे, जो व्यापारी थे, जिनके पास पैसा हुआ करता था, वो इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे, बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड, मतलब ये काफ़ी घमंडी था। तो इसके घमंड के कारण जो अमीर थे, दे वर नॉट हैप्पी। सो देयर वॉज अगेन अ रेबिलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल। ठीक है, मतलब फिर से इसके रूल में रिबेलियन हो गया, मतलब विद्रोह कर दिया अमीर्स ने। ठीक है, लोग ने विद्रोह कर दिया कि हम तुम्हारा शासन नहीं फॉलो करेंगे, तुम अच्छे रूलर नहीं हो। ठीक है, तो ये सब होता रहा दिल्ली में। मतलब दिल्ली अब एक स्टेबल, आप कह सकते हो स्टेबल एम्पायर नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। जिसके राजा थे वो कमज़ोर थे, उसके राज को उसके अपने ही लोग, मतलब ये जो अमीर थे, अपनी प्रजा ही नहीं मान रही थी। ठीक है, वही विद्रोह कर दे रहे थे। तो इसका फ़ायदा उठाया किसने? काबुल के एम्परर बाबर ने। सो द बाबर
द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम। और इसी समय बाबर ने क्या किया, दिल्ली को इन्वेड किया, मतलब दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को अपने अंडर में किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ऑब्वियसली इब्राहिम लोदी क्या थे, वीक हो गए थे, बिकॉज उनके ही अपने लोग है ना, उनके जो अमीर थे उसके एरोगेंट एटीट्यूड के कारण खुश नहीं थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो जब आपके लोग ही, आपकी प्रजा ही आपसे खुश नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एक कमज़ोर राजा हो गए, आपकी सेना कम हो जाएगी। और आप एक कमज़ोर हो तो बाहर का एक स्ट्रॉन्ग रूलर बाबर ने अटैक किया, जो कि काबुल से था, ठीक है। इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम। उसने इब्राहिम लोदी को हराया इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सी, मतलब 1526, 16वीं सदी के आप कह सकते हो फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है ना। Babar invaded Delhi and he defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat and founded the Mughal Empire. Okay, तो बाबर जो कि काबुल से, ठीक है ना, आया हुआ था, उसने दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली पे मुगल एम्पायर बनाया, विच लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था लोगों के आपस के झगड़े के कारण, एक एफिशिएंट रूलर नहीं मिल रहा था, उसका फ़ायदा उठाया एक बाहर के रूलर ने, है ना, बाहर के अफगानिस्तान से आए हुए एक रूलर ने, ठीक है ना, काबुल से आया था जो, ठीक है ना। उसने इंडिया पे अटैक किया, दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली को जीता, इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया, ठीक है। और मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करने के बाद, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रूल बनाया, है ना, मतलब सिर्फ छोटे छोटे राज्यों तक नहीं रह गया, इसने बहुत सारी मतलब आप समझ सकते हो कि मुगल एम्पायर अगर 200 साल तक इंडिया में था, इट मीन्स उसने ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया अपना शासन कर लिया था बाबर के बाद। इसके जितने भी आप कह सकते हो वंशज आएंगे, या जितने भी आप कह सकते हो डिसेंडेंट्स आएंगे, वो सभी स्ट्रांग थे, ठीक है ना। उन सभी को मतलब हाउ टू रूल ये अच्छे से सिखाया गया था, और उन्होंने एज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ठीक है ना, पूरे भारत में शासन किया, और 200 सालों तक मुगल एम्पायर ने हमारे देश में शासन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, और जैसे ही मुगल एम्पायर ने शासन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका जो दिल्ली सल्तनत है ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा, और ये बाहर के राज्य से बाहरी लोगों का आक्रमण था, मतलब बाहर के लोगों का इंडिया पे रूल फॉर अराउंड 200 ईयर्स। और आफ्टर मुगल एम्पायर ऑल्सो अमेरिकन, सॉरी, आफ्टर मुगल एम्पायर ऑल्सो आपके ब्रिटिश यूरोप के लोग आ जाएंगे यहाँ, है ना, यूरोपियन अटैक शुरू हो जाएगा, और फिर ब्रिटिश रूल शुरू हो जाता है। मतलब उसके बाद से ही इंडिया में हमेशा जो आप कह सकते हो इन्वेडर्स या जो बाहर के शासक थे उनका ही राज चला है ना। हम लोग आपस में उस समय भी वीक थे, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती थी, झगड़ा था, ठीक है, भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, स्टेट्स को लेकर के, और वो आज भी इंडिया में कुछ हद तक देखा जाता है। मतलब एक इंडिया यूनाइट नहीं हो पाया कभी, जिसकी वजह से बाहर के लोग हमेशा रूल करते रहे इंडिया में। पहले भी ऐसे ही, जैसे अभी भी कुछ होता है ना, आप देखते होगे एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट को पसंद नहीं करते बिकॉज लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है, ऐसा पहले भी रहता था। इसी वजह से बाहर के लोग आके रूल करके चले गए, ठीक है ना। अगर एक कॉमन लैंग्वेज होती, कॉमन कॉन्स्टिट्यूट होता जिसको सब फॉलो करते, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, बिकॉज हम सब यूनाइट होते उस समय, ठीक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज है, हु स्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया था, तो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इल्तुतमिश को क्या माना जाता था, इल्तुतमिश को फाउंडर माना जाता था स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। स्टैब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, बट जो फाउंडर है वो किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक है। उसके बाद रजिया, पावरफुल फीमेल रूलर, राइट योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक में अपने व्यूज आप लिख लीजिएगा, कुछ बुक से इंफॉर्मेशन लेकर के खुद से, या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने मन से लिख सकते हो आप कुछ चीज़ें। उसके बाद डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या रिफॉर्म्स थे, ठीक है ना। वो उलेमाज और उमराउस का जो इंटरफेरेंस था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको कंट्रोल करके रखता था। जो कमोडिटीज़ के प्राइस हैं वो ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करके रखता था। काफ़ी एम्बिशियस रूलर था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप
मीन्स पॉइंट बुक से देख करके लिख सकते हो। इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैंक कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो आपको पता है इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, इसीलिए कुतुब मीनार इसका नाम पड़ा है। बट वो स्टार्ट करने के बाद कंस्ट्रक्शन ही डाइड, और उसके सन इन लॉ, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था। द विजयनगर किंगडम वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तुंगभद्र रिवर के बैंक्स में सिचुएटेड था। थर्ड ब्लैंक वॉज द केपेबल मिनिस्टर ऑफ बहमानी स्टेट, मैंने आपको बताया था महमूद गवान, है ना, बोला भी था कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो महमूद गवान वॉज अ कैपेबल मिनिस्टर ऑफ बहमानी स्टेट। उसके बाद अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उसके कोर्ट को इसने एडॉर्न किया था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे फेमस पोएट था। ब्लैंक वॉज एनथ्रोन्ड आफ्टर रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान को रूलर नहीं माना जाता था बिकॉज शी वॉज अ फीमेल, मतलब पहली फीमेल रूलर थी। ठीक है ना, अमीर ने उसका रूल हटवा दिया, उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अमीर और उलेमास जो थे उस टाइम के। और उसके बाद इल्तुतमिश के बेटे नज़ीरुद्दीन को एनथ्रोन कर दिया गया था। सो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर हो जाएगा नज़ीरुद्दीन वाज एनथ्रोन्ड आफ्टर रजिया सुल्तान। ओके, सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन। तो ये तो वैसा हो गया कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक डिस्कशन हम फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन क्लास में हो सकता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, हालांकि प्रोजेक्ट आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अभी इसको रहने देना। सो इसमें क्या दिया, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिवल एज इन इंडिया। तो मेडिवल एज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है आप कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, जितना मैंने इस लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर में बताया था, इसको पूरा रिवाइज कर लोगे, तो आपको पूरा स्लेव डायनेस्टी के बारे में समझ में आ जाएगा, और स्लेव डायनेस्टी कैसे एंड हुई, क्यों एंड हुई, और क्या कमियां थी, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हिस्ट्री हम पढ़ते ही इसीलिए कि जो पुराने समय पे जो पहले लोगों ने गलतियां की थी, उस गलतियों को पढ़ें, उसको समझें और उससे सीखें, और हम फिर से वो गलतियां ना दोहराएं जो हम आज की डेट में दोहरा रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने का मेन फोकस ही यही होता है ना। अक्सर स्टूडेंट पूछते सर हिस्ट्री क्यों पढ़ना, तो यही फोकस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर का सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को कुछ डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो यू कैन आस्क इन द डाउट सेक्शन, और यू कैन आस्क इन द ग्रुप, और यू कैन आस्क मी पर्सनली। सो राइट नाउ I am ending the lecture. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and study well.